अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स। और इसमें हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को देखा, न्यूटन का फॉर्मूला देखा, लेप्लास की करेक्शन देखी। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे और उन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, चाहे फिर वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो या डेंसिटी हो। तो चलें लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और इन फैक्टर्स को देखते हैं जिन फैक्टर्स पे हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स हमारी बुक में 3 मेजर फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो हम इन तीनों फैक्टर्स को अलग अलग देखते हैं कि किस तरह से कोई एक फैक्टर के चेंज होने से हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर चेंज होती है। स्टूडेंट्स हमने बेसिक एक्सप्रेशन देखा था जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का था, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v दैट इज इक्वल टू गैमा p डिवाइडेड बाय रो। स्टूडेंट्स इसके अंदर हमें इन फैक्टर्स का पता होना चाहिए। जो गैमा हमारे सामने लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि ये एक कांस्टेंट है जो कि रेशो होती है Cp ओवर Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स ये जो P हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हमें पता है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और ये रो हमारे पास जो लिखी है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स अगर इसको सामने रखें और हम एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को देखें तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं प्रेशर की वेरिएशन का, कि अगर हमारे पास प्रेशर बदलेगा तो उस प्रेशर के चेंज होने से हमारी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन जो हमें ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस रिलेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो अपेरेंटली हमारा प्रेशर और स्पीड इनके दरमियान हमें डायरेक्ट रिलेशन नज़र आता है, क्योंकि हमारा प्रेशर जो है वो स्क्वायर रूट में न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर इसको देखें तो V इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडेड बाय रो। तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो V और P के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हमें देखना है क्या असल में ऐसा ही होता है या ये रिलेशन जो है इससे फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि अगर प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाए तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से कोई भी अगर गैस हमारे पास मौजूद है तो उस गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक गैस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास एक पिस्टन की फॉर्म में हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इस पे फोर्स लगाएं और उसके फोर्स के लगाने से हम लोग इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारे पास गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियली अगर हमारे पास गैस का वॉल्यूम ये था जिसे हम लोग V0 कह रहे थे, तो अब जब हमने प्रेशर एक्सर्ट किया तो प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद हमारी गैस का वॉल्यूम V हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है जिसमें रिलेशन में हम डेंसिटी और वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखते हैं। हमने पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैस तो हमारी गैस का कांस्टेंट है। अगर मैस कांस्टेंट रखें तो डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन नज़र आता है। अगर हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पिस्टन को लेके आ रहे हैं, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से अपवर्ड्स एरो जो है ये इंक्रीज करने को शो कर रहा है। अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है।
और स्टूडेंट्स यहीं से हम लोगों ने ये भी रिलेशन देखा कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो इसका इन्वर्स रिलेशन है हमारी डेंसिटी के साथ, तो डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर जानी चाहिए। यानी इस केस में जब प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज किया और हमारी जो डेंसिटी है ये इंक्रीज कर गई। यानी अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके देखें, प्रेशर को और डेंसिटी को, तो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है कि प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज करती जाती है, डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। अब स्टूडेंट्स ये रेशो देखें जो हमारे सामने लिखी हुई है कि V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा P डिवाइडेड बाय रो। अब इस रेशो में अगर हम लोग कहते हैं कि हमने बाय एनी मीन्स प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज कर दिया, हमने P की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब जब P की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ साथ हमारी डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर ये दोनों वैल्यूज बढ़ जाती हैं तो हमारी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये रेशो डिटरमिन करती है कि हमारी स्पीड ऑफ साउंड क्या होने वाली है। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोग इसको यहाँ पे देखें अगर, तो हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैमा, ये तो वैसे ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम लोग p को बढ़ा रहे हैं तो p के बढ़ाने के साथ साथ हमारा रो यानी डेंसिटी ये भी बढ़ गई। तो जब ये दोनों चीज़ें बढ़ गई तो रेशो क्या रही? गैमा यानी p डिवाइडेड बाय रो, ये हमारे पास चेंज नहीं हुई, ये हमारे पास कांस्टेंट ही रही। तो स्टूडेंट्स इससे फिर क्या पता चला हमें कि प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ने का मतलब है इस रेशो में कोई चेंज नहीं आया, जो रेशो पहले थी अब भी वही रही। तो फिर अल्टीमेटली हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इस केस में फिर अगर हम इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखें तो हम लोग कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड in air does not depend on the pressure। स्टूडेंट्स ये इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि अपेरेंटली फॉर्मूले में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि प्रेशर और स्पीड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हम निगलेक्ट कर देते हैं प्रेशर के इंक्रीज होने से डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसलिए अक्सर इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स गलत दे देते हैं कि हमारे प्रेशर के बढ़ने की वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम प्रेशर बढ़ा भी देंगे तो उसकी वजह से हमारी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी डेंसिटी ने बढ़ जाना है और हमारी रेशो जो है वो कांस्टेंट रहनी है। तो स्टूडेंट्स ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में बिल्कुल इसी तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर या व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं और हम अपने सेकंड फैक्टर की तरफ जाते हैं। जो स्टूडेंट सेकंड फैक्टर है हमारे पास वो है डेंसिटी। अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर प्रॉब्लम आने वाला है। किस तरह से? स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो गई और रेशियो हमारी कांस्टेंट रही, तो फिर स्टूडेंट्स यही देखना शुरू कर देते हैं कि अगर डेंसिटी बदलेंगे तो क्या डेंसिटी के बदलने से भी प्रेशर बदल जाएगा? तो अगर डेंसिटी के बदलने से प्रेशर बदलेगा तो स्पीड ऑफ साउंड फिर कांस्टेंट रहनी चाहिए। लेकिन ये केस यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्टूडेंट्स मैं ये एक्सप्रेशन दोबारा लिखता हूँ। एक्सप्रेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू गैमा p डिवाइडेड बाय रो, और ये डेंसिटी हम लोगों ने लिख दी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तो डिफरेंट गैसेज हैं। अगर आप एयर की बात करें या एयर के बगैर कोई प्योर गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस हमारे पास मौजूद है, तो हमें पता है कि हर गैस की डेंसिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकता है कि हम प्रेशर को तो कांस्टेंट रखें लेकिन डेंसिटी को बदल दें। और डेंसिटी को कैसे बदलेंगे? डेंसिटी को बदलेंगे बाय चेंजिंग द गैस। जो गैस हमारे पास मौजूद है अगर हम उसको ही बदल दें, उसकी क्वांटिटी को ही बदल दें, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे प्रेशर को चेंज किए बगैर भी डेंसिटी बदली जा सकती है। एयर के अंदर भी हमें पता है कि कंपोजिशन है बहुत सारी गैसेस का, तो अगर हम किसी एक गैस की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें तो हम डेंसिटी बदल सकते हैं हमारी ओवरऑल एयर की।
तो स्टूडेंट्स फिर इस केस में हम देखते हैं कि डेंसिटी जो प्रेशर है उसके इंडिपेंडेंट हो सकती है, यानी डेंसिटी अलग से चेंज होगी और प्रेशर अलग से चेंज होगा। लेकिन प्रेशर और डेंसिटी यहाँ पे रिलेटेड थे कि प्रेशर ने अगर बदलना था तो उसके साथ साथ डेंसिटी में भी चेंज आना था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि if we keep the pressure constant, अगर हम स्टूडेंट्स प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो उस केस में हम लोग फिर इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो स्क्वायर रूट के ऊपर गैमा वैसे ही कांस्टेंट है और P कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट कंसीडर होंगे। तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट, और जो वेरिएबल हमारे पास बचेगा वो डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ गैमा की फॉर्म में बचेगा। तो स्टूडेंट्स अगर इसको रीअरेंज करें और इसमें इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव करें तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर गैमा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हैज़ इनवर्स रिलेशन विद डेंसिटी। तो अगर आप डेंसिटी को चेंज करते जाएंगे, डेंसिटी को अगर आप इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड कम होती चली जाएगी। ये एयर के केस में होता है या किसी भी गैसेस के केस में होता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ। जो थर्ड फैक्टर है वो है टेम्परेचर। प्रेशर और डेंसिटी को हम लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर के चेंज होने से हमारे स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से गैस के वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ता है। जो गैस का वॉल्यूम है उसके साथ गैस की डेंसिटी रिलेट करती है। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें बदलेंगी अगर हम इस किसी भी गैस का टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिक एक्सप्रेशन वही है कि हमने देखा कि अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हमें देखनी हो तो v इज़ इक्वल टू, ये बराबर होती है गैमा p डिवाइडेड बाय रो। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम लेट्स सपोज टेम्परेचर को चेंज करते हैं कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यानी अगर हम लोग गैस को हीट करते हैं, गैस को हीट करने का मतलब ये है कि हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ होगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हमारी गैस का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ भी रिलेशन होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मैस कांस्टेंट रखते हुए तो हमारी डेंसिटी स्टूडेंट्स वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन नज़र आता है कि हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अल्टीमेटली फिर इस सब का इफेक्ट हमारी स्पीड पे किस तरह से होता है। लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो गैस थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ी हुई थी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास गैस का इनिशियल टेम्परेचर था और हम क्या करते हैं इस गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करके एक ख़ास वैल्यू पे ले जाते हैं जो कुछ भी हो सकती है। हम उसे जनरलाइज करने के लिए कह देते हैं कि हम उसको T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाते हैं। ये स्टूडेंट्स 0 से T पे जा रहे हैं और T की वैल्यू 0 से कुछ बड़ी है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है 20, 40, 50। हम इसको जनरल फार्मूले की फॉर्म में यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली स्पीड पे क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम लोग बात करें कि ये सारा काम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेट्स सपोज जो हमारी स्पीड है हम उसे नाम दे देते हैं v नॉट का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड है और जब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो उस वक्त जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड थी हमने उसे VT का नाम दे दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे जो डेंसिटी थी हमने उसे रो नॉट कह दिया और T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारी डेंसिटी थी हमने उसे रो
टी का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर हमारा चेंज हुआ 0 डिग्री से टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारी स्पीड वी नॉट से वी टी पे चेंज हो गई और हमारी डेंसिटी जो थी वो वी नॉट से वी टी पे चेंज हो गई, क्योंकि हमने देखा है कि टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी हमारी चेंज हो रही होती है और ये हमारे पास रिलेशन नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम लोग फॉर्मूलों के अंदर भी लिख के देखें तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि v तो इसके इक्वल होता है। तो अगर v नॉट की बात हम लोग करें तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, गैमा p डिवाइडेड बाय रो नॉट। और स्टूडेंट्स इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स देखा हमने गैमा के साथ भी नॉट नहीं लगाया और पी के साथ भी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा है कि हमने इस वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए ये सारी कैलकुलेशंस करनी है। और इसी तरह अगर टी डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी टी स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, गैमा पी और डिवाइडेड बाय रो टी, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। गैमा और पी ये चेंज नहीं हो रहे, गैमा तो वैसे कांस्टेंट है और पी जो है उसे हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, हमने गैस का प्रेशर चेंज नहीं किया, इसीलिए वॉल्यूम जो था वो चेंज हो रहा था। अब स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इस तरह से करें स्टूडेंट्स के इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, अगर हमने कभी भी इस तरह का कोई काम करना हो कि हमने कुछ सिमिलर वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना हो अपने एक्सप्रेशन से, तो उसका सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आपके पास जो दो इक्वेशंस मौजूद हैं आप उन्हें डिवाइड कर दें, उस डिवीजन से जो सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास बाकी चीज़ बच जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो हमें यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। और हमें पता है कि डिवीजन कुछ इस तरह से की जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी। तो इस केस में हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स वो है वी टी, हम इसे डिवाइड करेंगे वी नॉट के ऊपर, और जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, गैमा पी डिवाइडेड बाय रो टी, और इसे हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं गैमा पी डिवाइडेड बाय रो नॉट। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर दो टर्म्स इस तरह से एक फ्रैक्शन में लिखी गई हो और स्क्वायर रूट हो तो हम उन दोनों को दो की बजाय एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट, और ये जो दो स्क्वायर रूट्स हैं मैं इनको एक ही स्क्वायर रूट लिख लेता हूँ, और जो ऊपर टर्म लिखी हुई है गैमा पी डिवाइडेड बाय रो टी, और जो नीचे वाली टर्म लिखी हुई है हमें पता है हम इसे इन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा रो नॉट डिवाइडेड बाय गैमा और पी। स्टूडेंट्स इस तरह का एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इस रिलेशन में देखते हैं तो ये गैमा पी हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है और स्टूडेंट्स जो चीज़ बचती है हमारे पास वो कुछ इस तरह से आ जाती है, वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास रिलेशन जिसमें हम लोगों ने वी टी और वी नॉट इसके दरमियान रिलेशन फाइंड आउट किया कि अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी स्पीड और डेंसिटीज़ के दरमियान यहाँ पे हमें इन्वर्स रिलेशन नज़र आ रहा है, अगर हम इसकी रेशो बनाते हैं स्पीड्स की तो वो डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट की रेशो के बराबर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है हम इसको थोड़ा फर्दर टेम्परेचर की फॉर्म में लेके जाने के लिए एक एक्सप्रेशन को रिव्यू करेंगे, जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, और फिर उस वॉल्यूम के जो चेंज है उसको हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। वो इक्वेशन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। हमने पढ़ा था कि वी टी, यहाँ पे स्टूडेंट्स वी को कैपिटल वी की फॉर्म में लिखा है, यानी ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1
प्लस बीटा और ये साथ में टी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन थी जिस इक्वेशन को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते थे, और इसके अंदर जो वी टी हमें नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम है एट टेम्परेचर टी, और जो वी नॉट हमें नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और यहाँ पे 1 प्लस बीटा, ये जो बीटा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन को हम लोग देखें तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पे टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। किस तरह से? स्टूडेंट्स हम लोगों को रिलेशन पता है कि हमारी जो डेंसिटी होती है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ डेंसिटी का रिलेशन, तो स्टूडेंट्स डेंसिटी इक्वल होगी मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वॉल्यूम की वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हमारे पास डेंसिटी थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी, उसे इस तरफ लेके डिवाइड हो गया और वॉल्यूम को उस तरफ ले आए, कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। तो स्टूडेंट्स अगर यही चीज़ हम लोग लेके जाके अपनी इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करें और इस इक्वेशन को नई शेप दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है। जो वी टी है स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है वो रेशियो है मैस ओवर डेंसिटी की। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मैस आएगा डिवाइडेड बाय रो इंटू टी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैस के लिए मैंने टी नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर को अगर चेंज भी करेंगे तो टेम्परेचर के चेंज करने से मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैस हमने इसी तरह से लिख दिया। आगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम लिखा हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम की बात करें तो वो भी इसी रेशियो से हमें मिल जाएगा, जो कि आएगा मैस डिवाइडेड बाय रो नॉट। और स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस बीटा और साथ में हमारे पास टी, कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम लोग देखें तो इसकी लेफ्ट और राइट साइड के न्यूमरेटर में दोनों जगह पे m लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स हम इस m को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वाला m और ये वाला m दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स राइट साइड पे देखें हमारे पास रो नॉट लिखा हुआ है, अगर उस रो नॉट को जो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ लेके आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन कुछ बदल जाएगा और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी। और राइट साइड पे जो हमारे पास बचेगा वो आएगा 1 प्लस बीटा और ये टी। अब स्टूडेंट्स ये जो बीटा है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और नॉर्मली जो गैसेस होती हैं उनके लिए इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि 1/273 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम फिर इस एक्सप्रेशन को चेंज करके लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी, और स्टूडेंट्स ये इक्वल आएगा 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। ये क्यों 273 के बराबर है? बिकॉज फॉर मोस्ट गैसेस हमारे पास जो बीटा की वैल्यू होती है वो 1/273 के बराबर होती है। स्टूडेंट्स आपको इसे याद रखना है, MCQs के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना जिसमें हमने रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। और अगर स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 3 देखें, इक्वेशन नंबर 3 में स्क्वायर रूट के अंदर रो नॉट डिवाइडेड बाय रो टी ही लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्सटीट्यूट की जा सकती है और इक्वेशन नंबर 3 की हमारे पास एक नई फॉर्म यहाँ से डिवेलप हो सकती है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फर्दर टेम्परेचर के इंट्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर इसे पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो स्टूडेंट्स अगर इसे इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 3 क्या बनती है, वी टी डिवाइडेड बाय
वी नॉट। और स्टूडेंट स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट की, और वो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। और स्टूडेंट्स अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट ये बराबर आ जाएगा 273 प्लस टी और डिवाइडेड बाय 273। अब स्टूडेंट्स ये जो एलसीएम लिया है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें बताएगा कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी देख सकते हैं और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हमें पता है कि जब भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें 273 ऐड कर देते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो ऊपर वाले न्यूमरेटर के अंदर जहाँ पे हमारे पास 273 प्लस टी लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि टी अगर सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है तो उसमें 273 ऐड हुआ तो ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन गया, केल्विन के अंदर आ गया। और नीचे देखें अगर खाली 273 लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये 273 प्लस 0 है, आंसर तो वही आएगा। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका मतलब है वहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स फिर इस रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम लोग लिख सकते हैं। हमारे पास आएगा वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट, और स्टूडेंट्स ये बराबर आ जाएगा टेम्परेचर टी जो इस टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है डिवाइडेड बाय टी नॉट जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन हमारे सामने बन रहा है। अगर हम इसमें देखें तो टेम्परेचर और स्पीड का स्टूडेंट्स हमें रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर वी टी को देखें तो वी टी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर राइट हैंड साइड पे देखें तो टी भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हमें नज़र आ रहा है। यानी अभी हम एक छोटा सा रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं जिसको आगे जाके फर्दर हम इलेबोरेट भी करेंगे कि हमें स्पीड और टेम्परेचर में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स हम इसको अभी कंक्लूड नहीं करते, हम पहले इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं वाकई ये चीज़ बनती भी है या नहीं बनती। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं और ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का, और इस इक्वेशन नंबर 4 से फर्दर टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन को देखते हैं किस तरह से। फ्रेंड्स देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हम लोग ले रहे हैं और मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ वी टी डिवाइडेड बाय वी नॉट। तो स्टूडेंट्स ये बराबर है, मैं इसमें लिख रहा हूँ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 और इस पूरे की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स यकीनन आपको समझ आई होगी मैंने क्या किया। सिर्फ हमने इतना काम किया है कि जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ था उस स्क्वायर रूट की जगह पे हमने उसकी पावर लगा दी है जो कि 1/2 के बराबर होती है, हाफ के बराबर होती है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इसे एक्सपेंड करें और इसकी एक्सपेंशन से प्रॉपर हम अपना एक्सप्रेशन डेवलप कर लें। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पे कोई पावर लिखी हुई आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी नज़र आ रही है, उसको हमें सॉल्व करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का नाम दिया था, और बायनोमियल एक्सपेंशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपके सामने दोबारा लिखता हूँ कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से लिखा हो 1 + x और उसकी पावर n हो, तो स्टूडेंट्स ये किसके बराबर होता है? हमने सीखा था ये इक्वल होता है 1 + nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और x क्यूब और प्लस ये सो ऑन चलता जाता है। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ देखें तो हमें ऊपर जो एक्सप्रेशन जिसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं हम उसको यहीं पे एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि वो इससे मिलता जुलता है। अगर मैं इसके नीचे ही उसे लिखूं और आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊं 1 + t डिवाइडेड बाय 273 और इसकी पावर
यहाँ पे 1/2 है। स्टूडेंट्स देखिएगा कि हमारे पास ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशन में कॉमन नज़र आ रहा है। पहले दोनों में 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे x लिखा हुआ है हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले में, वहाँ नीचे वाले फॉर्मूले में t/273 लिखा हुआ है। और ऊपर वाले फॉर्मूले में जहाँ पे n लिखा हुआ है, नीचे 1/2 लिखा हुआ है। तो हम अपने फॉर्मूले की राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ x लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसकी जगह t/273 लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ n लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हम 1/2 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा, 1 प्लस n की जगह पे स्टूडेंट्स हमें पावर लिखनी होती है जो कि है हमारी 1/2, और x की जगह पे हमें लिखना है t डिवाइडेड बाय 273। तो स्टूडेंट्स ये आ गया। इसी तरह इस टर्म के अंदर भी अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास आएगा n जो कि है 1/2 और फिर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर है, और x स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है t/273 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस सो ऑन थर्ड पावर और फोर्थ पावर को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे टेम्परेचर है T और ये टेम्परेचर डिवाइड हो रहा है 273 के साथ, और जब ये 273 पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर तो छोटा आ जाएगा और फिर इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब है आंसर फर्दर रिड्यूस हो गया। तो अगर स्क्वायर की बात करें या क्यूब की बात करें या इससे आगे हमें पता है पावर 4 हो जानी है, 5 हो जानी है, चलती चली जानी है, तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हमारा ये आंसर छोटा होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हायर पावर्स वाली जो सारी टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं, यानी स्क्वायर और स्क्वायर से ऑनवर्ड्स जितनी भी पावर्स हमें नज़र आ रही हैं, उन्होंने हमारी कैलकुलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करना, इस वजह से हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं निगलेक्टिंग हायर पावर्स। तो अगर हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है और वो सिर्फ इस तक बच जाएगा 1 प्लस t/273 और इसकी पावर 1/2। स्टूडेंट्स ये सिर्फ इस यहाँ तक रह जाएगा 1 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t डिवाइडेड बाय, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5 4 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सप्रेशन जो था वो इस फॉर्म में आ जाएगा जब हम इसकी पावर को एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। और स्टूडेंट्स फिर इसका मतलब है ये जो हमारे पास इक्वेशन थी हम इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी और इसमें हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो आ जाएगी Vt डिवाइडेड बाय V0 is equal to 1 plus t divided by 5 4 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन बन गया, डेवलप हो गया। अब इस रिलेशन को अगर हम आगे फर्दर टेम्परेचर के साथ रिलेट करें तो कुछ ऐसे भी किया जा सकता है। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे V0 डिवाइड हो रहा है, अगर इसे राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आएगा Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय 5 4 6। इस तरह का रिलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा। अब ये रिलेशन जो है ये रिलेट कर रहा है दो स्पीड्स को, एक V0 और एक Vt को। Vt क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर स्पीड, और V0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को हम लोग यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म लेने जा रहा है। हमारे पास आएगा V0 को अंदर मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमारे पास आएगा Vt इज इक्वल टू V0 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V0 ही आ जाएगा, और फिर इसे जब t ओवर 5 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा प्लस V0 डिवाइडेड बाय 5
4 6 और साथ में स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया टी। और टी क्या है? टी ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम स्पीड ऑफ साउंड को देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक चीज़ याद करें, अगर वी नॉट स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इसका मतलब है ये तो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने सीखा था कि वी नॉट जो है ये 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फिर ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। दोनों जगह पे की जा सकती है, दो जगह पे वी नॉट लिखा हुआ है, हम उन दोनों जगहों पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और एक जगह पे भी। अगर हम लोग देखें तो ये एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 332 डिवाइडेड बाय 546 और मल्टीप्लाइड बाय टी। अब अगर इनको डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू टी। ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन रिलेट कर रहा है टेम्परेचर को स्पीड के साथ। अगर इसमें देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स तो ये टेम्परेचर है T और ये टेम्परेचर है सेंटीग्रेड्स के अंदर दिया गया, और ये है हमारे पास स्पीड जो T डिग्री सेंटीग्रेड पे दी गई है, और 332 वो स्पीड है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी। तो स्टूडेंट्स अगर लेट्स सपोज हम 1 डिग्री अपने टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमारे पास T लिखा हुआ है उस T की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर T की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और हम यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर उसकी वैल्यू, स्पीड के अंदर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से आता है V1, क्योंकि अब ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो गई, तो ये इक्वल आता है 332 प्लस 0.61 इंटू 1। तो सिर्फ 0.61 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो हमारी जो स्पीड आ गई वो आ गई 332.61 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये कितनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिली यहाँ पे कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो हमारी स्पीड थी 332 मीटर पर सेकंड, और जब हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो हमारी स्पीड हो गई 332.61 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स पता क्या चला यहाँ से? पता ये चला कि जब हमने 1 डिग्री अपने टेम्परेचर को राइज किया है, 1 डिग्री अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो हमारी जो स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई है। यानी 1 डिग्री राइज करने से हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो फिर टेम्परेचर का इफेक्ट तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारी स्पीड इंक्रीज होती चली जानी है। जितने डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही स्पीड हमारी बढ़ती चली जाएगी और 0.61 के साथ वो टेम्परेचर मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर इस रिलेशन को फाइनली हम जनरलाइज करके यहीं पे लिख सकते हैं कि हमारे जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो क्या है। टेम्परेचर का रिलेशन विद स्पीड ये है कि वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि हमारी स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, और किस तरह से वो चेंज हो रहा है वो भी हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाय 0.61 मीटर पर सेकंड। ये जो हमें स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है 0.61 मीटर पर सेकंड, ये इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स बहुत सारी जगहों पे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी हमसे पूछा जाता है कि अगर हम 10 डिग्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या 20 डिग्री इंक्रीज कर दें, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ इतना काम करेंगे कि ये फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इसमें टी की जगह, टेम्परेचर की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उस वैल्यू से हमें स्पीड मिल जाएगी उस टेम्परेचर पे कितनी होने वाली है। तो स्टूडेंट्स फाइनल वर्ड क्या है हमारी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा हमारी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसीलिए स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि अगर वार्म एयर और कोल्ड एयर का कंपैरिजन किया जाए तो वार्म एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कोल्ड एयर, और गर्मियों में स्पीड ऑफ साउंड हवा के अंदर हमारी ज़्यादा होगी और सर्दियों में जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो कम होगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फैक्टर्स जिन पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है। हमने देखा कि प्रेशर के साथ किस तरह से चेंज होती है, डेंसिटी के साथ किस तरह से चेंज होती है और टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होती है। पहले दो फैक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे, और वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।